2004 के आम चुनाव में 26% पुरुष और 28% महिला वोटर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, जबकि इस दौर में बीजेपी को 23% पुरुष और 21% महिलाओं ने वोट किया। 2009 में कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 28 और 29% का रहा, जबकि बीजेपी के लिए 23 और 21 का रहा। लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी के लिए यह बदलाव बड़ा होने लगा। 2014 में कांग्रेस को वोट करने वाले पुरुष और महिला का प्रतिशत 19 था, जबकि बीजेपी के लिए 33% पुरुष और 29% महिलाओं ने वोट किया। 2019 में 19% पुरुषों ने कांग्रेस को वोट किया और 20% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया, जबकि बीजेपी के लिए यह आंकड़ा 39 और 36 का हो गया, जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए 21 और 22 और बीजेपी के लिए 37 और 36 का हो गया, 37 और 36 तक जा पहुंचा। यानी साफ तौर पर यह समझ आता है कि इस दौरान न सिर्फ महिला वोटर की संख्या बढ़ी है, बल्कि बीजेपी को लेकर भी महिलाओं में क्रेज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया और इसका असर चुनाव नतीजों में भी नजर आने लगा। पर ठहरिए, यहां आंकड़े और हकीकत के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े जो कहानी कह रहे हैं वही देश में महिलाओं को लेकर सही तस्वीर है, या फिर ये सिर्फ एक छलावा है जिसके इर्द गिर्द महिलाओं को सिर्फ एक वोटर समझा जा रहा है। एक मशहूर एक्टिविस्ट और राइटर जी.डी. एंडरसन ने कहा था, फेमिनिज्म इजंट इट अबाउट मेकिंग विमेन स्ट्रॉन्गर, विमेन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट चेंजिंग द वे वर्ल्ड परसीव्स दैट स्ट्रेंथ। ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि एक और महिलाओं को लेकर योजनाओं का ऐलान तो हो ही रहा है और यकीनी तौर पर इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक आजादी भी दी है, पर यह आजादी अभी भी उनकी आधी हिस्सेदारी से कोसों दूर दिखती है। वो कैसे? आइए वो भी आपको बताती हूं। 1952 में देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 4% थी, जो 1984 में 8% हुई, फिर 2009 में 11 और 2019 और 24 में ओनली 14%, सिर्फ 14% तक ही बढ़ पाई। यह आंकड़ा है संसद में हिस्सेदारी का महिलाओं की। और इतना ही नहीं, निकाय चुनाव की बात करें तो बेशक वहां 1/3 महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, लेकिन सरपंच पति जैसे कॉन्सेप्ट आज भी हमारे समाज की हकीकत है। अब यह आपके आसपास भी आपको नजर आता होगा और कई फिल्मों में भी यह दर्शाया गया है, यानी कि उस ओहदे तक पहुंचकर भी ज्यादातर महिलाएं सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम कर रही हैं और पावर पॉलिटिक्स उनके पति कर रहे हैं। अब आपको 3 उन राज्यों की हकीकत भी मैं बता देती हूं जहां महिलाओं ने सत्ता का समीकरण बदल दिया। सबसे पहले मध्य प्रदेश। लंबे दशक तक शिवराज सिंह चौहान यहां मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें मामा कहकर संबोधित भी किया गया। ये महिलाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान की नीतियों की लोकप्रियता रही, जिसने बुधनी के पांव पांव वाले इस भैया को बहनों का लाडला बना दिया। और इस बार मोहन यादव की सरकार बेशक बनी, पर इसके पीछे भी महिला वोटर की ताकत बताई जाती है। मध्य प्रदेश में इस वक्त महिला विधायकों की संख्या 27 है और ये पहली बार हुआ है। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 253 महिलाओं ने उम्मीदवारी की, जबकि कुल उम्मीदवारों की संख्या 2716 की। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में भी वर्ष 2000 जहां सिर्फ 3 महिला विधायकें थीं, वो अब बढ़कर 12 हो गई। इसी तरह संसद में तृणमूल कांग्रेस की 11 महिला सांसद बनी, जो तृणमूल सांसदों का 38% है। जाहिर है सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी पहले से ज्यादा है, लेकिन
सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी महिलाओं को उनका हक पाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। देश की संसद ने 33% महिला रिजर्वेशन बिल पास तो कर दिया है, लेकिन आज भी उसको धरातल पे उतरने में काफी लंबा समय लगेगा। पर सच ये भी है कि चाहे पार्टियां कोई भी हो, आज भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते समय वो इस 33% के आरक्षण वाली बात या 33% महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर उतारने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं। तो ये कहना गलत नहीं लगता कि आज भी नारी तू नारायणी आज भी हमारे देश में बस एक जुमलावर है, और शायद आधी आबादी को उनका हक देने के लिए आज भी हमारा समाज तैयार नहीं नजर आ रहा। शायद बेटियों के नसीब में इंतजार अभी भी बाकी है।